हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस को, जिसमें हमने एक कॉइल लिया था और इसके नेबरहुड में, इसी विसिनिटी में दूसरा कॉइल लिया था। जब अब इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इस कॉइल में क्या था, इस कॉइल में फ्लक्स डेवलप हो रहा था। और वो जो करंट फ्लक्स था वो कैसे डिपेंड करेगा, वो हमने देखा था। ये जो फ्लक्स था या फ्लक्स लिंकेज था N फाई, वो प्रोपोर्शनल था आई के, और जब हम इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा एम आई। ठीक है, ये कांस्टेंट आ जाएगा एम, और ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब वो फैक्टर जो मटेरियल का, वो फैक्टर वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। मतलब जो ये बताएगा कि कितने एक पर्टिकुलर करंट के लिए कितना फ्लक्स उसमें डेवलप होगा दूसरे कॉइल में। आज हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सेल्फ इंडक्टेंस में अब देखो, ये कॉइल है और इस कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कॉइल में जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसके थ्रू भी तो क्या हो रहा है, इसके थ्रू भी एक फ्लक्स डेवलप होगा, है ना। सेम कॉइल में भी तो फ्लक्स डेवलप होगा। हमने जब म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखा तो इसकी वजह से, इस करंट की वजह से एक दूसरे कॉइल में फ्लक्स डेवलप हुआ। अब इस करंट की वजह से इस खुद की इस कॉइल में खुद भी तो फ्लक्स डेवलप होगा, और अगर उस फ्लक्स में चेंज आता है, अगर इस करंट में चेंज आता है तो इस फ्लक्स में भी चेंज आएगा। यानी कि उसकी वजह से भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ क्या होगा, वो ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि इस चेंज इन करंट को या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या अपोज करे, है ना। इसी बात को अब समझते हैं हम। ठीक है, तो इसे देखते हैं। इन द previous subsection we considered flux in one solenoid due to the current in the other. It is also possible that EMF is induced in a single isolated coil to change of flux to the coil by means of varying the current to the same coil. तो वही मैंने जो बताया कि अगर क्या करे, सेम कॉइल में भी तो अगर चेंज आएगा करंट में, तो इसमें भी तो क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा, जिसे हम बैक EMF बोलेंगे अभी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे जब एक कॉइल में करंट में वेरी करने के वजह से इसमें खुद एक करंट इंड्यूस होगा। इन दिस केस फ्लक्स लिंकेज थ्रू अ कॉइल ऑफ एन टर्न इज प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल एज इट एक्सप्रेसेस। तो उसमें क्या था, एन फाई भी प्रोपोर्शनल था आई के, दूसरी कॉइल में जो करंट था, इसमें ये सेम कॉइल में जो करंट है उसके प्रोपोर्शनल है। और ये एन फाइव बी मतलब फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू, है ना, वो किसकी इक्वल है। जब प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे तो एल आई, एल क्या है यहाँ पर, एल एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम कॉन्स्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते तो एल क्या होगा, एल को देखो तो एन फाइव बी अपॉन आई। मतलब अगर कि करंट है, सपोज एक वैल्यू लेते हैं करंट की, सपोज 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें इस कॉइल में इस 1 एम्पियर की वजह से क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होगा। ठीक है, अब ये अगर ये किस पे डिपेंड करेगा, एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा कितना फ्लक्स डेवलप होगा। वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है कि इसका शेप और साइज़ कैसा है, और दूसरा फैक्टर क्या है कि ये किस मटेरियल से बना है, जो हमारी कॉइल है किस मटेरियल से बनी है। सपोज ये पहला मटेरियल है, पहले मटेरियल में 1 एम्पियर करंट की वजह से सपोज कितने फ्लक्स डेवलप हुई, सपोज के लिए 20 नंबर ऑफ फ्लक्स डेवलप हुई, है ना। तो ये, और अगर क्या बात करें, अगर हम 20 नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, ठीक है, इससे फ्लक्स में से मैंने अभी ले लिया। ठीक है, और अगर दूसरे कॉइल है, और दूसरा कंडक्टर है, ये कॉइल है सेम ज्योमेट्री, एंड इस केस में ये 1 एम्पियर के लिए ही मटेरियल दूसरा लिया मैंने कॉइल का, तो नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिफरेंट डेवलप हुआ। तो ये दोनों में वेरिएशन कैसे आई, इस मटेरियल की वजह से, है ना। तो ये मटेरियल तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, ये एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए तो वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसी को हमने क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसको आप रजिस्टिविटी से कंपेयर कर सकते हो। जो रजिस्टिविटी थी ना, जब हम रजिस्टेंस पढ़ते हैं, तो वो रजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के लिए एक मटेरियल पे डिपेंड करती है। ऐसे जो ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो इसमें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। When the current is varied, the flux link with the coil also changes and EMF is induced in the coil. और अगर देखो, अब इसमें जब करंट चेंज आएगा, करंट में, इस करंट में अगर जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से अगर चेंज आएगा
तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। और अगर फ्लक्स में चेंज आता है तो, और हमें पता है फैराडे लॉ से कि अगर फ्लक्स में चेंज आता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। और लेंस लॉ से हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि वो किस तरह से इंड्यूस होगा करंट, जो अपोज करेगा इस फ्लक्स के चेंज को। यानी कि अब देखो, अगर इसको देखेंगे हम तो यहाँ पर, तो चेंज इन करंट विल मेक चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। चेंज इन करंट विल इंड्यूस चेंज इन फ्लक्स, विल प्रोड्यूस चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। और चेंज इन फ्लक्स के इक्वल है ईएमएफ के इक्वल। यानी अगर कंपेयर करो यहाँ से, यानी इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, यहाँ से क्या आ रहा है, एन डी एन फाई बाई डी टी दोनों में सेम है, यानी कि ईएमएफ किसके इक्वल है, माइनस एल डी आई बाई डी टी के, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ किस पर डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा। मैंने अभी आपको समझा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो मटेरियल है ना, जिस मटेरियल जिसका कॉइल बना है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। और ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा उसकी, किस शेप साइज का है ना। और तीसरी चीज़ चेंज इन करंट, कितना चेंज हो रहा है, जितना ज़्यादा करंट में चेंज आएगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो चेंज को अपोज कर सके। अब देखो, दस द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ ऑलवेज अपोज एनी चेंज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द करंट इन द कॉइल, ठीक है। अब एक कॉइल को भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा। देखो इसमें थोड़ा और देखते हैं, अगर सपोज क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है सर, जैसे जिसमें कोई करंट नहीं था और करंट अब फ्लो करना स्टार्ट होगा, सडनली करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, तो फ्लक्स सपोज ज़ीरो करंट था, ठीक है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और सडनली इसमें से हाई वोल्टेज ऑफ करंट आई फ्लो करने लगना स्टार्ट होगा। तो ये इंडक्टेंस क्या करेगा, जो इंडक्टर है ये, इसको हम इंडक्टर बोलेंगे, आगे देखेंगे इसे। तो ये क्या करेगा, अब इसके थ्रू तो फ्लक्स आने वाला है, तो उस फ्लक्स को, जब ज़ीरो फ्लक्स है अब कुछ वैल्यू आनी है फ्लक्स की, क्योंकि करंट में चेंज आ रहा है, तो फ्लक्स के चेंज को ये ऑपोज करेगा। ऑपोज कैसे करेगा, एक करंट इंड्यूस करके। कैसे, जो ये करंट आ रहा है, सपोज हमारे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है, इसके ऑपोजिट में, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगा, जिसे हम बोलते हैं बैक ईएमएफ बोलते हैं। एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो ये करंट आने वाला है इसको ऑपोज करेगा, ठीक है। यानी कि जब करंट इंक्रीज होने लग रहा है तो ये इंडक्टेंस उसे ऑपोज कर रहा है। ऑपोज कैसे कर रहा है, करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करा के। जबकि अगर करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, सपोज करंट फ्लो रहा है और वो डिक्रीज होने लग रहा, ठीक है, उसकी वैल्यू कम होने लग रही, तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और इस केस में भी ये ऑपोज करना चाहेगा उसको, है ना, इसको चेंज को अपोज करना चाहेगा। उसके लिए क्या करेगा ये, उसके लिए ये एक करंट इंड्यूस करेगा बट इन द सेम डायरेक्शन एज द करंट, तभी तो क्या होगा, चेंज को रोक सकता है ना। तो इसी को हम इसका यूज़ भी करेंगे, फिल्टर्स में यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी का ना, तो उसको हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सर्किट विद सिंपल ज्योमेट्रीज। लेट अस कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, capital A and length A, having n turns per unit length, the magnetic field due to current I flowing in the solenoid is equal to B is equal to mu naught Ni, ठीक है। अब इसमें हम इसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अब हमने क्या लिया, सोलेनॉइड लिया, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, कैपिटल A है, लेंथ L है, एंड N क्या है, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जब पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा NL, ये क्या आ जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा, है ना। कैपिटल N क्या हो जाएगा, NL टोटल नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की हमने कैलकुलेट की थी, म्यू नॉट Ni, यही तो थी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखते हैं, जो ये N भी है, जो फ्लक्स एसोसिएटेड है इस करंट से, इस कॉइल से, वो कितना है। N को हम लिख सकते हैं, कैपिटल N को स्मॉल n इंटू एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू जो टोटल लेंथ है। फाई होता है B इंटू ए, बी हमने देखा क्या है, म्यू नॉट Ni सोलेनॉइड के लिए, और ए एरिया है, ठीक है। अब देखो इसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट N स्क्वायर AL आई आ गया, ठीक है। फाई फ्लक्स लिंकेज। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था फाई
एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एल क्या आ जाएगा, एन फाई बाई आई, तो एल क्या आ जाएगा यहाँ से, अब किसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू, एन फाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, एन फाई की वैल्यू ये थी, इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, जब वैल्यू पुट करूँगा यहाँ तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, देखो इसे करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई एल डिवाइडेड बाई आई, ये आई से आई कैंसिल हुआ तो कितना आ गया एल, सेल्फ इंडक्टेंस आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। इफ़ वी फिल द इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड विद अ मटीरियल, है ना। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा, म्यू नॉट मीडियम पे डिपेंड कर रहा, क्या मीडियम है उसके बीच में, है ना, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स कितने, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एरिया ऑफ द कॉइल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एल एल, तो किस पे फैक्टर पे डिपेंड कर, जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी उसकी मीडियम पे डिपेंड कर रहा, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा और ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसमें, इफ़ यू फिल द इनसाइड ऑफ द सोलिनॉइड विद अ मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन विच हैज़ अ हाई वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी देन, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, सोलिनॉइड के बीच में एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं तो क्या होगा, इसकी और जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी हाई है तो क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो जाएगी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा अगर हम सॉफ्ट आयरन रख जाते हैं, तो यानी कि ज़्यादा फ्लक्स, ज़्यादा अमाउंट में फ्लक्स डेवलप होगा अगर हम सॉफ्ट आयरन को उसमें प्लेस कर देते हैं सोलेनॉइड में। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, जैसा मैंने अभी आपको बताया। द सेल्फ इंड्यूस करंट EMF इज ऑल्सो कॉल्ड बैक EMF एज इट अपोजिट एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट, तो बैक EMF बोलते हैं क्योंकि ये क्या करेगा, जो भी करंट में चेंज आ रहा है ना, कोई भी चेंज आ रहा है करंट है उसको अपोज कर रहा है। फिजिकली द सेल्फ इंडक्टेंस प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया, और इसे हम किससे रिलेट कर सकते हैं, विद इनर्शिया से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इनर्शिया भी कर रहा है मोशन को, चेंज इन मोशन को, चेंज इन स्टेट को क्या करता है, रजिस्ट करता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में, तो यही काम कर रहा है, चेंज को रजिस्ट कर रहा है, इसलिए से रोल, ये इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है कौन, सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स, तो जो रोल मास प्ले करता है मैकेनिक्स में वही रोल यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस प्ले कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। सो वर्क नीड टू बी डन अगेन द बैक EMF, तो देखो अब क्या होगा, इनर्शिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बैक EMF जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं तो ये एकदम से इसको कैसे रजिस्ट कर रहा है, बैक EMF प्रोड्यूस करके, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, अगर हमें इसमें करंट फ्लो कराना है, एक वर्क करना पड़ेगा, है ना, और वर्क इस कैसे स्टोर हो जाएगा, है ना, जब भी हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे सब हम इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, और वर्क इसमें कैसे स्टोर हो गया, एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और वही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और जब करंट डिक्रीज़ होगा, है ना, अगर करंट डिक्रीज़ आता है तो इसको फिर से ये रजिस्ट करेगा, इस चेंज को कैसे रजिस्ट करेगा, मैंने बताया था अभी, करंट की डायरेक्शन में, सपोज करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, तो इसको भी ये रजिस्ट करेगा, और ये इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही, कैसे कैसे चेंज को रजिस्ट करेगा, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करा के, ताकि चेंज ना हो करंट की वैल्यू। और ये कहाँ से आई इसके पास, ये करंट कैसे आया, तो ये जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, है ना, इसी को ये यूज़ करेगा। उसके बाद तो इसको देख लेते हैं। सो वर्क नीड टू बी डन अगेंस्ट द बैक EMF ई इन स्टेबलाइजिंग द करंट, तो इसके अगेंस्ट हमने वर्क किया। दिस वर्क डन इज स्टोर एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द करंट आई एट एन इंस्टेंट इन द सर्किट, द रेट ऑफ वर्क इज, तो ये वर्क हमने किया, और वो वर्क कैसे स्टोर हो जाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में, और द रेट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, EMF इंटू आई, तो ये हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है रेट ऑफ वर्क डन इज व्हाट, इस पावर, एंड पावर का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, V इंटू आई, है ना, वोल्टेज इंटू आई। सिमिलरली यहाँ भी देखो, रेट ऑफ वर्क डन इज व्हाट, EMF इंटू आई। इफ़ वी इग्नोर द रेजिस्टिव लॉसेस एंड कंसिडर ओनली
इंडक्टिव इफेक्ट देन यूजिंग, ठीक है। अगर हम क्या करें, जो रजिस्टिव लॉसेस है, जो रेजिस्टेंस का है, उसकी वजह से जो लॉस होगा एनर्जी में, उसको अगर इग्नोर करें, बस इंडक्टिव इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब जो ये चेंज को रजिस्ट कर रहा है ना, उसको बस देखें तो क्या हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन क्या आ जाएगा इसमें, अभी देखा था ईएमएफ क्या था, ईएम इज एल डी आई बाई डी टी, है ना, ठीक है, ये था। और तो यानी कि ईएमएफ की वैल्यू हमने यहाँ जब एल डी आई बाई डी टी पुट करी तो ये आया। अब इसको टोटल वर्क डन कैसे निकाल लेंगे, टोटल वर्क डन कितना वैल्यू, ज़ीरो से जो वर्क कर रहे हैं हम जीरो से आई करंट फ्लो कराने में, जो वर्क हम ज़ीरो से आई करंट फ्लो कराने में इस इंडक्टर के थ्रू कर रहे हैं, वो आ जाएगा टोटल वर्क। तो हम इसको ज़ीरो से आई में इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जब इसको करेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे एल बाहर आ जाएगा इसके, बिकॉज एल इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाय टू। तो वर्क डन, तो कितनी एनर्जी बिल्ड हुई, या मैग्नेटिक एनर्जी कितनी बिल्ड हुई इसमें, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो बिल्ड हुई या हमने जो वर्क किया वही किस में स्टोर हो गई, ऐसा मैग्नेटिक पोटेंशियल इन द इंडक्टर, वो कितनी आ गई 1/2 एल आई स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन रिमाइंड अस ऑफ एम स्क्वायर बाय टू। तो आपने देखा था काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या था मैकेनिक्स में, हाफ एम वी स्क्वायर, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वर्क डन की जिसमें एनर्जी स्टोर हुई है ना, तो वो कितनी हुई, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। इतना हमें करंट इसमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इतना ही करंट की एनर्जी क्या स्टोर हो जाएगी। और देखो इसमें जैसे कंपेयर करें, एम किसके एनालॉगस है, एम के, है ना, एंड आई वी के ऑफ अ पार्टिकल एम एंड शोज एल इज एनालॉगस टू एम, एल इज इलेक्ट्रिकल एनर्जिया एंड अपोजिट ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट। तो मास देखो, मास क्या रोल प्ले करता है अगर हम मैकेनिक्स में देखें, तो ये क्या करेगा, मास ही तो है वो, इनर्शिया किसकी वजह से होती है, इनर्शिया इज बिकॉज ऑफ मास, तो यही तो रजिस्ट करता है एनी चेंज इन स्टेट, है ना। तो वही रोल यहाँ प्ले कर रहा है एल। तो एल क्या करेगा, एल ऑपोज करेगा एनी चेंज इन ग्रोथ और डिके ऑफ करेंट को, मतलब करंट को ना बढ़ने देगा और ना कम होने देगा। कौन, एल वो रोल प्ले कर रहा मास का। कंसिडर द जनरल केस ऑफ करंट flowing simultaneously in two nearby coils. The coil linked with one coil will be sum of the two fluxes which exist independently. तो अगर क्या है, फ्लक्स लिंकेज हम दो कॉइल में देख रहे हैं, है ना। अब देखो इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, I1 और I2। तो इसमें अगर देखें, पहले वाले में फ्लक्स देखते हैं, पहले वाले में जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा, वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, इस करंट की वजह से, जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस वाला केस देखा। अब इसकी वजह से भी तो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला केस। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, N51 M11, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 ड्यू टू 1, जो सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, I1। और I1 जो पहले में करंट फ्लो हो रहा है, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू I2 की वजह से जो इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स है। M11 रिप्रेजेंट इंडक्टेंस टू द सेम कॉइल, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं M1 को। तो फेराडे लॉ से हम देखें, फेराडे लॉ से तो EMF क्या आ जाएगा, EMF अगर रेट ऑफ चेंज निकालूँ यहाँ पर, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज EMF। तो EMF कितना प्रोड्यूस हुआ इस पहले वाले कॉइल में, जब इन दोनों में ही, पहले करंट में भी और दूसरे करंट में भी चेंज आ रहा है, तो कितना हुआ वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस दैट इज -M11 DI बाई, मतलब चेंज इसमें और इस करंट में भी चेंज, DI बाई I2 DT, है ना। तो ये EMF प्रोड्यूस हुआ। अब और इसी को देखो हम, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पहले वाले को M11 को, इसको ही हमने सेल्फ इंडक्टेंस बोला है। तो देखो इस एक्सप्रेशन से क्या समझ में आया, जो EMF प्रोड्यूस हुआ, दो कॉइल्स अगर हैं तो वो EMF किस पर डिपेंड करेगा, इंड्यूस EMF, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑन फ्लक्स इन करंट इन सेकेंड कॉइल, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड करे, टोटल EMF ये आ जाएगा इन दोनों का ये, ठीक है, L1 DI बाई DT, है ना। ये कांस्टेंट है सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सेकंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे एसी जनरेटर की नेक्स्ट वीडियो में।